नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 2022 विधानसभा का चुनाव, हर पार्टी अपनी तरह से कमर कस चुकी है। लिस्टें आ रही हैं, कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है अपनी बारी की, यानी मतदान के दिन की। चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए न्यूज इंडिया पर आप देखते हैं वोट युद्ध, और आज उत्तर प्रदेश की उस धरती के हिस्से पर हम खड़े हैं जहां कभी 13वीं सदी में भरों का शासन था। इसे भरौली या बाद में बरेली के नाम से जाना गया। फिर एक समय यहां पर कायस्थों का भी शासन रहा और उनका उपसर्ग राय उपाधि जोड़ा गया और यह बन गया रायबरेली। जी हां, रायबरेली, जिसे वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में। सोनिया गांधी इसी रायबरेली से सांसद हैं। यह वही रायबरेली है जहां इंदिरा गांधी को हार का मुंह भी देखना पड़ा और हिंदुस्तान के इतिहास में वो कहानी लिखी गई जिसे लोग इमरजेंसी के रूप में याद करते हैं। आज इसी रायबरेली की जनता का मूड जानने के लिए, पहचानने के लिए हम रायबरेली की धरती पर हैं। मैं अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ विजय विद्रोही जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वीरेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विनय द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वोट युद्ध की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ हम करेंगे। वजह उसकी साफ है, क्योंकि एक के बाद एक जब इस्तीफों का दौर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे कुछ ऐसे खुले हैं मानो कभी बंद ही नहीं थे किसी के लिए, बस लोग इधर आना छोड़ दिए थे। कैसे ये जो इस समय इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भी था अपना इस्तीफा देने के बाद कि आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सैलाब आने वाला है। ये सैलाब जिस तरीके से आया है, इसमें कौन कौन और कैसे बहेगा, या फिर आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव का जो बांध है वो इस सैलाब को कुछ इस तरीके से बांधेगा कि सरकार आपकी बंधेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, जो 2017 के चुनाव में उन्होंने जो वादे किए थे जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जो कहा उसका उल्टा किया। उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसके उल्टा किया। ना किसी का साथ दिया, ना किसी का सम्मान किया, ना किसी का विकास किया। जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में थे 2017 में, उन नेताओं का और उनके साथियों का और उनके कार्यकर्ताओं का घोर अपमान भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 वर्ष की सरकार में किया है। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। उनके जो रहनुमा थे, उनके जो नेता थे, उनका अनादर किया है और उनकी हर बात का विरोध किया है और शासन में उन्हें कोई भागीदारी नहीं दिया है। इसलिए आम आदमी उत्तर प्रदेश का आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, दुखी है, उपेक्षित है। इसी उपेक्षा का शिकार है कि आज सभी लोग उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। एक चीज ये भी है कि भाई, जब 5 साल सरकार चलती रही तो जो लोग अभी इस्तीफा दे रहे हैं और खासतौर से जो सरकार के अंदर थे, मंत्री थे, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, मैंने खुद भी उनसे सवाल किया था कि भाई टाइमिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर डाल पर बैठा बंदर चूक जाए या कोई नेता मौका चूक जाए तो फिर वो राजनीति के रसातल में पहुंच जाता है। तो ये मौका परिस्थिति की राजनीति भी है, जिसे कम से कम मेरे साथ बड़ी ईमानदारी से पता नहीं क्यों नेता मान लेते हैं, और न्यूज इंडिया पर हम आपके सामने इस बात को रख भी देते हैं। अरविंद जी, क्या मुद्दे लेकर के आप जाएंगे? क्योंकि एक होता है कि क्या मुंह लेकर जनता के पास जाएंगे, और जो चेहरे थे आपकी सरकार के, वो चेहरे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और अब बचे मुद्दों की हवा समाजवादी पार्टी निकाल रही है, तो बचा क्या? देखिए, अभी तक ऐसा रहा है कि बिजली की बात हम लेते हैं, केवल बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले को पूरे सम्मान के साथ 24 घंटे मिल रही है।
शहरों में 24 घंटे और देहातों में 16 घंटे, जो कि आज से पूर्ववर्ती सरकारें जो थी उसमें बिजली हमेशा लोगों को मिलती नहीं थी। 16-16 घंटे, 12-12 घंटे की कटौती हुआ करती थी। और जो 2-3 जिले थे, जैसे आपका अमेठी हो गया, रायबरेली, यहाँ पर केवल भीख के रूप में कि यहाँ पर 24 घंटे बिजली देंगे हम। आज पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे जितने भी जिले हमारे यूपी में हैं सबको जो है 24 घंटा बिजली दे रही है। इसके अलावा जो है आप देखिए नोएडा, देखिए नोएडा में इतने तेज़ी से विकास हो रहा है और बाहर से जो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर जो है अपना स्टार्टअप डाल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, और क्या कहते हैं तेज़ी से विकास हो रहा है। और सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर के हम लोग सरकार बनाएंगे, फुल मेजॉरिटी सरकार आएगी। ये जो इस्तीफा का दौर चल रहा है, आज भी कई विधायक आपके छोड़ करके चले गए, मंत्री तो जा ही रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी कैसे जनता को समझाएगी कि नहीं ये आए थे? एक तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ मंत्री रहे, वो तो ऊंचाहार से लगातार विधायक भी चुने जाते रहे, और अभी भी उनकी एक सीट की डिमांड ऊंचाहार की ही थी। विधानसभा है आपकी रायबरेली की, तो ये क्या वजह क्या है? बीजेपी किस तरीके से, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो या विधायकों को रोकने की बात हो, दिक्कत कहाँ पे हुई? देखिए टिकट जो है, जिसने क्षेत्र में काम नहीं किया 5 वर्षों में, जो 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में गया नहीं, जिसको उसको टिकट काटा जाएगा निश्चित रूप से। जो काम नहीं करेगा उसको किनारे का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे ही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया और जो जिनकी हार सुनिश्चित है। देखिए ऐसा है कि अमेठी का भी जो चुनाव जनता ने नहीं हराया, भाजपा ने हराया है। क्योंकि जिस तरह वहाँ बड़े मात्रा में लोगों को टेरराइज किया गया, जिस तरह उनको पैसे बांटे गए अनाप शनाप, तो वो हरवाया गया चुनाव, वो जनता ने नहीं हराया। और रही बात रायबरेली की, रायबरेली चूँकि शहर है, अमेठी में शहर नहीं है, वहाँ सब ग्रामीण एरिया है, यहाँ शहर है, इसलिए यहाँ शहर के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में वो जानते हैं कि सोनिया गांधी के मायने क्या हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के दूरगामी कैसे परिणाम निकलते हैं। मसलन जैसे मान लीजिए 2004 से 2014 तक में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी ने रायबरेली के लिए विकास किया। लगभग 14,500 करोड़ की योजनाएं, जन उपयोगी योजनाएं, जैसे मान लीजिए 5 नेशनल हाईवे, सबको उसका लाभ मिलेगा। एम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्वास्थ्य की, सबको उसका लाभ मिलेगा। रेल पहिया, रेल कोच जैसे 5,500-6 हज़ार करोड़ के जो उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, उससे संबंधित जो इंसलरियां लगेंगी और उसमें जो 50,000 वर्कर काम करेंगे, तो वो उन्होंने जो यहाँ विकास किया है, उन्होंने ऐसा विकास किया है कि आगे 25-50 साल उसका प्रभाव दिखेगा, उसका लाभ रायबरेली की जनता को मिलेगा। अब आती है बात कि भाजपा 2014 से शासन में है, 8 साल हो गया, प्रदेश में है 5 साल हो गया। इन 8 सालों में केंद्र सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट, एक भी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बगल में भाजपा के हैं, एक भी प्रोजेक्ट नया नहीं दिया रायबरेली की जनता के लिए। तो ऐसे में जनता कोई मूर्ख तो है नहीं, आपको क्यों वोट देगी? जब उसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं संवर रहा है। और उसी जगह सोनिया जी ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार से संबंधित हो, उन्होंने बड़ी मात्रा में बताया ना, 14,500 करोड़ की योजनाएं दी। तो इसलिए यहाँ की जनता गांधी परिवार को, और फिर गांधी परिवार साहब देखिए, एक तो स्वार्थ का रिश्ता है, चलिए वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती हैं इसलिए उनको दिया जाए, और दूसरा एक रायबरेली से गांधी परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता है जो आज के 100 साल पहले का है। 1921 से मोतीलाल नेहरू जी इस जनपद में आते रहे हैं, आज 2021 है, तो 100 साल का जो पारिवारिक रिश्ता है, तो वो ईश्वर की कृपा से चल रहा है। वो भी हमारे लिए बड़े अनुकूल हैं, हम लोग भी उनके लिए बड़े अनुकूल हैं, और रिश्ता लंबा है, चलता रहेगा। लेकिन संसद में जरूर यहाँ से पहुँचते रहे, लेकिन विधानसभा में हम देखते हैं कि सीटें उस तरह से नहीं निकलती हैं। पिछली बार आप देखिए ना, 10 अमेठी रायबरेली दोनों की जोड़ लें 10 सीटों में, तो कहाँ आपके पास थी? 8 सीटें आप दूसरों के खाते में चली गई थी। देखिए पिछली बार गठबंधन सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, उसके तहत रायबरेली में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सपा ने जीती थी। 2 में दरअसल कुछ कैंडिडेटों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से फ्रेंडली फाइट हो गई थी, उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। बाकी यहाँ जो वोट बैंक है वह भाजपा के खिलाफ ही यहाँ वोट बैंक हरदम रहा है।
विकास जिसे कहते हैं वह नख से सिख तक होता है, मतलब सुई से लेकर मिसाइल तक होता है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह रोड से आप आए हैं, यहाँ पर बगल में नालियाँ हैं, अब यह सांसद या केंद्र सरकार नहीं बनाती, ये यहाँ की लोकल नगर पालिका बनाती। तो विकास संस्थाएं जो हैं, नगर पालिका है और आपके ग्राम सभाएं होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इस तरह सब कांग्रेस की रही है साहब, आप 89 नहीं में नहीं गए नहीं, हैं यहाँ से। हमारी 32 साल 89 में गए हैं आप यहाँ से। हाँ, तो 32 साल हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के जो काम है, जो उसके सरकार के अधिकार में आते हैं, वो हम कैसे करवा सकते हैं? जो केंद्र की योजनाएं हैं, हाँ। उसमें देने में सोनिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये चूंकि एक सवाल बनता था, अगर हम न पूछते तो लोग कहते कि भाई छूट क्यों गया। वैसे रायबरेली की जो धरती है ना, ये स्वभाव से विद्रोही है। इसने इंदिरा गांधी को हरा दिया, और फिर राजनारायण ने कहा भी, जो जीते थे उस समय पे, कि रायबरेली वो, वहां की जनता जो इंदिरा की ना हुई वो मेरी क्या होगी। विजय विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो रायबरेली का मूड है, उसका अंदाजा तो इंदिरा गांधी नहीं लगा सकी। हम लोग चर्चा परिचर्चा जरूर करते हैं, और सियासी लोग जो होते हैं वो अपनी तरह से इसकी व्याख्या भी करते हैं। हर कोई जीत का दावा करता है, करना भी चाहिए। असल में क्यों है ऐसा कि रायबरेली हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री तक देती है, फिर भी रायबरेली वो नहीं है जो हो सकती थी? देखिए, एक बात ये समझिए कि मैं एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कलाम साहब सैफई आए, तो जब जाने लगे तो उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव को इस तरह बनाओ। एक सैफई बना देने से तो नहीं होने वाला कुछ ना भाई। तो एक रायबरेली को खाली खड़ा कर देंगे आप, तो मैं कांग्रेस के ने क्या विकास किया, मैं इस बात पे बहुत जोर नहीं दूंगा, लेकिन एक सवाल है कि एक पार्शियलिटी में चीज़ों को आप बिल्ड करेंगे, आप नेशनल वाइड चीज़ों को बिल्ड करेंगे और सबको समान रूप से उन सुविधाओं का हक मिलेगा, वो सुविधाएं समान रूप से लोगों को मिलेंगी। तो एक ये शासन के सामने एक बात रहनी चाहिए। रायबरेली नहीं बनी, और रायबरेली कितना नहीं बनी। रायबरेली के अंदर आप देखिए तो इट इज एजुकेशन हब, एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर इंजीनियरिंग का मास्टर कॉलेज है, यहाँ डिग्री कॉलेज है, यहाँ एक महिला विश्वविद्यालय होने जा रहा था, यहाँ एम्स है, उसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरह से यहाँ विश्व अनुसंधान केंद्र है, नेफ्ट है, बगल में FTTI है, यहाँ पेट्रोलियम संधान केंद्र है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब जगह नहीं है, उसका बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं आप, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये दूसरे सवाल हो सकते हैं। विकास का जहां तक सवाल है, तो विकास तो देखिए एक मजाक है और ये राजनीतिज्ञों का सोचा है। हर चुनाव में आइए और विकास करेंगे। अरे क्या विकास करेंगे? 70 साल 75 साल हो गया, 75 ईयर्स, पूरे 75 साल हो गए हमको आजादी के, और 75 साल में अभी आप विकास की बात कर रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं, विकास आप अपना कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, पलट के पूछता हूं कि पिछले 30 सालों में 25 सालों में कितना MLA हुआ, कितना पार्लियामेंट हुआ? आप पूछिए ना उसकी क्या उपलब्धि है, तो वो बताएगा 2 भट्ठा हो गया मेरे पास, 2 कोल्ड स्टोर बना लिया हमने, गोमती नगर में हमारा बंगला और फ्लैट हो गया, नोएडा में एक मकान बन रहा है, हमारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव फॉर द पीपुल्स? आपने जनता के लिए क्या किया? तो जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये जो आना और जाने का जो सिलसिला है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए कि ये बात ये नहीं है कि कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में सत्ता इतनी नकारा साबित हुई है, नीचे बहुत जन विक्षोभ है, और ये उनके जो ठेकेदार हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं कि जनता तो यूं भी चली जाएगी, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि एक ऐसी हत्यारी सरकार, एक ऐसी अनडेमोक्रेटिक सरकार, एक ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार जिसने संविधान के ऊपर वाले पन्ने को तो वही रखा, भीतर सब खत्म कर दिया, उसको उखाड़ के जड़ से फेंकना है। तो कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। तो नीचे ये जो एग्रीगेरियन सेक्शन है, जो हमारे देश का जो कृषि का एक विशाल क्षेत्र है, और ये जो लोग गए हैं ये कृषि के मध्य और लघु खेती के ही एक सोसाइटी का एक तबका है जिसके प्रतिनिधि हैं। तो ये अकेले रह जाते, इससे अच्छा है कि इन्होंने पाला बदल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। बाकी इनके और आने और जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और रायबरेली की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये चीजें अपने हिसाब से चल रही और नीचे बहुत अंतःक्रिया तेज है। ठीक है, विजय जी ने दोनों बातें रख दी हैं। मतलब चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो उन्होंने राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया है, सरकार को भी कटघरे में अलग से खड़ा किया है,
और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो जनता है वो अपनी तरह से, जैसा मैंने बताया कि रायबरेली की धरती विद्रोही ही है स्वभाव से, वो अपनी तरह से एक फैसला लेती है और फिर लेगी। मुद्दे क्या बचे फिर रायबरेली में? यहां जो लोग वोट कास्ट करेंगे 19 लाख लोग, वो किस मुद्दे पर जाएंगे? यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास 960 बेड का एम्स था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा 360 बेड कर्टेल कर दिया, कट कर दिया। तो 360 बेड का जो नुकसान आपने हमारा किया, आप जानते हैं कि ये जो कोविड का जो पिछला दौर बीता है, रायबरेली के अंदर 40,000 लोगों की मौत हुई है। ऑन रिकॉर्ड ये 360 बेड का 360 मौत मानते हैं। 40,000 लोग मरे, पूरे गंगा का पूरा रिवर कारपेट लाशों से भरा हुआ था, गांव-गांव लोग मर गए। हम लोगों ने कहा भी ये सर्वे कराइए और सर्वे करा करके इनको कोविड डेथ मानिए। आप उनको कैरी नहीं कर पाए, उनको ला नहीं पाए, उनको अस्पताल में नहीं, वो सब घुट घुट के अपने गांव में मर गए। आप हमारे एम्स का बजट कट कर रहे हैं, आपने उसको बनने नहीं दिया, अभी तक क्रॉल कर रहा है, चल रहा है। दूसरी जगह उद्घाटन हो गया, यहाँ खाली ओपीडी चल रही, सीटी मशीन नहीं है वहां। हमारा खुद का एक जूनियर वहां भर्ती था, डॉक्टर ने कहा सीटी मशीन नहीं है हमारे पास। तो ये हालत में आपने एक तो ये सवाल हमारे सामने है कि रायबरेली के अंदर कोविड के दौरान आपने कोई सुविधा नहीं दी, लोगों को कैरी नहीं किया, उनको टेस्ट नहीं किया, उनको मर जाने दिया और लोगों को दफन के लिए जमीन नहीं मिली। इतनी ज्यादा मौतें रायबरेली के अंदर हुई और शायद ही कोई व्यक्ति, यहां भी बैठे जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने दोस्त को, यार को या अपने पड़ोसी रिश्तेदार, किसी न किसी अपने को न खोया हो। 40,000 लोग मरे सर इस रायबरेली में। एक सवाल यह है, ये सवाल को जैसे कहते हैं ना, वो मैं कह रहा हूं, आप 5 केजी राशन एक थैले में देते हैं और उसमें आप एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा लेके आते हैं, एक वैक्सीन आपने दिया, कहा धन्यवाद, तो इन 40,000 मौतों के लिए भी धन्यवाद। एक सवाल यह है, नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, इलाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो क्या है आपके पास? वेयर इज द ड्रिंक वाटर? कैटल का पानी कहां है? ये खेती का पानी कहां है? ठीक विजय जी, मैं आगे आऊंगा आपके पास। तो रायबरेली में जो मसले हैं, देखिए विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं, सबके काम अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप अब तक लगे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और जो विजय जी ने अपनी बात रखी है उसका एक जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ले लेते हैं। आरोप आपने सुने ही हैं, मैं सिर्फ आपसे जवाब चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की और केंद्र की सरकार है उसको मिला करके जो कॉकटेल बना हुआ है, उसको लेकर के तमाम एक सवाल है। देखिए, जैसा कि विजय भाई ने बताया कि इतनी लाशों पर जो है कोरोना हुआ, ये हुआ, तो देखिए वैश्विक महामारी थी, पूरे विश्व में इसका असर हुआ है। जिस तरह से हिंदुस्तान की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से यहाँ पर जो है उसके अनुपात में मौतें बहुत कम हुई हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसका अंकुश लगाया गया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कोविड के वैक्सीन बनवाई वैज्ञानिकों की सहायता से, और उसके बाद सबको लग भी गई, कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और जो तीसरी वेव आने के बाद कही जा रही थी, वो तीसरी वेव भी नहीं आई। अभी जो भी ओमिक्रॉन का चल रहा है वो भी बहुत ही हल्के स्तर पे है, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए अब इसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम लिया जाता है, अभी तक भारत को कोई जानता नहीं था। आज रायबरेली की बात कीजिए ना, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा का बताया कि हब है, लेकिन उस तरीके की चीज़ें अगर हैं नहीं तो इसका जवाब कहाँ से आएगा फिर? देखिए, जहाँ तक रायबरेली की बात करते हैं, तो रायबरेली भी एक प्रकार से सी ग्रेड जिला ही है। उसके हिसाब से अभी आप देखिए आसपास और फतेहपुर, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, उससे लाख गुना विकसित ये एरिया है। और यहाँ पर जो, जैसा कि अभी हमारे बीना जी ने बताया कांग्रेस प्रवक्ता ने, कि यहाँ पर नगर पालिका जो है विकास करती है, तो अभी तक तो कांग्रेस पार्टी की ही नगर पालिका थी, लेकिन यहाँ विकास नहीं किया कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका ने। तो जो भी विकास हो रहा है वो हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है, उनकी योजनाओं के और नीतियों के तहत हो रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये एक आंधी चल रही है। और जैसा अभी चर्चा में बात भी सामने आई कि तमाम एक मसले थे, ख़ास तौर से किसानों और मजदूरों के ऐसे मसले थे जिसको लेकर के नेताओं को लग रहा है। तो क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है, जो आरोप लगे हैं आप पे? कोई दम नहीं है। जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हारेंगे, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो जा रहे हैं छोड़ कर। उनको टिकट नहीं मिल रहा, इसलिए वो जा रहे हैं। ठीक है, एक इस तरीके की बात ज़रूर होती है जब हम चुनावी चर्चा में आते हैं कि मुद्दे क्या हैं।
सड़क, बिजली, पानी ये हर शहर की एक समस्या है और वजह भी साफ है कि हर साल आप देखिए धनतेरस पे या जब खास मौके होते हैं गाड़ियां शहरों में बढ़ जाती हैं। आबादी हमारी, उस पर तो कोई मतलब मेहरबानी है, उसमें तो कोई रोकथाम है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि विकास हुआ नहीं है। 75 साल में बहुत आगे बढ़ा है देश, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है उसमें हमारी आबादी यानी हमारा आपका जो योगदान रहता है जनसंख्या बढ़ाने में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। नगर पालिका की बात की है, देखिए जब विकास की बात आएगी तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि जब से जिस तरीके से शहर का विकास होना चाहिए उसमें अगर आप सरकार में केंद्र में रहे, आप केंद्र से योजनाएं दे सकते थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि राज्य सरकार जो भी रही यहाँ पे उसने असल में उन योजनाओं का या सही तरीके से विकास नहीं किया? देखिए, केंद्र में रहते हुए श्रीमती सोनिया जी ने यहाँ पेयजल के लिए सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, सीवर लाइन के लिए सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने ऐसा कोई अवसर नहीं मतलब चूका जिसमें वो अगर कर सकती हूँ। यहाँ तक कि यहाँ PMJSY केंद्रीय सड़क निधि से जो सड़कें बनती हैं उनके लिए उन्होंने अगर प्रदेश ने 100 उनसे सड़कें ली हैं तो 2 सड़कें यहाँ दी हैं। 2 सड़कें यहाँ पर उनको अगर PMJSY में करवानी होती थी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनकी 50-50, 100-100 सड़कें वो सैंक्शन केंद्र सरकार करता था। रायबरेली में विकास के नाम पर खूब लूटा गया केंद्र को UPA गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो गई उन्होंने अपने सामने 5 नेशनल हाईवे में 2 नेशनल हाईवे कंप्लीट करवाए, एक रायबरेली से मतलब मछली शहर और एक रायबरेली से लखनऊ, बाकी 3 यथा स्थिति में पड़े हैं आज तक। उनके लिए सब करने के बाद भी मैं समझना चाहूंगा, इतना सब करने के बाद भी जी प्रधानमंत्री दे देता है रायबरेली, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आपको नहीं जिता पाता और रायबरेली की जो 6 सीटें हैं वहां नहीं जीत पाते पूरे। देखिए, एक बात और है, न जीतने की वजह विकास नहीं है, न जीतने की सबसे बड़ी वजह है जो जाति और धर्म के नाम पर जो चुनाव का माहौल बनाया जाता है। अब आप देख लीजिए धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, भाजपा इसको धर्म में पर कन्वर्ट करना चाहती, हिंदू मुसलमान बनाना चाहती, अन्य लोग इसको जातियों में बांटना चाहते हैं। तो हम जाति और धर्म की राजनीति कभी किए नहीं, हमारे दल ने कभी नहीं की। हमने विकास की राजनीति की, इंसानियत की राजनीति की। सो ऐसे में थोड़ा सा हम पिछड़ जाते हैं। अब लेकिन जनता भी क्या है कि जैसे मान लीजिए वो भी आकर्षित हो जाती है जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन मतलब उसको आप पंडित हैं तो आपको पंडितों का वोट नहीं चाहिए, आप कहेंगे कि भाई यादव जी आप हमें वोट दीजिएगा? नहीं, हमको श्रीवास्तव जी, जात, हाँ, हमको जात के नाम पर कतई न कभी चाहिए था, न कभी चाहिए, न धर्म के नाम पर चाहिए। हमको विकास और इंसानियत और अच्छी नीतियों के नाम पर चाहिए। ये बात समझिएगा कि एक आरोप तो सीधा सीधा नेताओं की तरफ से जनता के ऊपर लगा दिया गया कि जातियों में बटी हुई जनता अपना विकास या असल मुद्दे खुद ही नहीं तलाश कर पाती है, क्योंकि जब मौका आता है तो वो जातियों में बट जाती है, जब मौका आता है तो वो धर्म के जंजाल में फंस जाती है और वो उन मुद्दों पर जाती ही नहीं है जो दरअसल जब वोट मांगने, अब तो 5-5 लोग आ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कोई भी उम्मीदवार होगा उसके 5 प्रतिनिधि आपका दरवाजा खटखटाएंगे और पूछेंगे आपसे कि बताइए साहब आप हमें वोट दीजिएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे आपसे। पलट करके सवाल है आपके पास, मैं जनता से पूछ रहा हूं, पलट करके सवाल है आपके पास, क्या पूछेंगे आप? पूछना चाहिए आपको, एक लिस्ट तैयार कीजिए इन सारी पार्टियों के लिए। यह जरूरी है, जाति और धर्म में बंट जाता है समाज। आपने खुद ही अपने पहले ओपनिंग कमेंट में कहा कि किसान हो, मजदूर हो, समाज जाति वर्ग में जो बटा हुआ है उनके नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि वहां दाल गलने वाली नहीं। तो राजनीति तो आप भी जाति और धर्म की ही कर रहे हैं? नहीं, जाति धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं की। समाजवादी पार्टी ने सदैव मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की राजनीति की है और दबे हुए जो कमजोर तबका है उसका समुचित विकास हो, उसे समुचित भागीदारी मिले, इसकी राजनीति समाजवादी पार्टी ने की है। मैं दुनिया की बात नहीं जानता हूं, मैं रायबरेली की बात कर रहा हूं। 2012 से 17 की सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रायबरेली के हर सेक्टर में, चाहे वो विद्युत व्यवस्था के सुधार का सेक्टर रहा हो
यही रायबरेली है जब 2012 के पहले ग्रामीण क्षेत्र को 6 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, रायबरेली शहर को 14 से 15 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती थी। 2012 के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली को 29 बड़े पावर स्टेशन लगा करके और लाइनों को ठीक करा करके रायबरेली की विद्युत व्यवस्था सुधारने का काम किया। रायबरेली के देहात क्षेत्र को 18 घंटे और शहरी क्षेत्र को 24 घंटे बिजली देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। जिस बिजली को 1 यूनिट भी बढ़ाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे 5 वर्ष में नहीं किया है। रायबरेली में बड़े पुलों का निर्माण, 10 बड़े पुल रायबरेली में बनाने का काम, चाहे वो खरौली पर गंगा पर खरौली में पीपे के पुल का निर्माण हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज नेहस्थान बनाने का काम हो, चाहे एम्स की स्थापना के लिए बहुमूल्य जमीन देने का काम हो। यूपीए सरकार एम्स बनाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार एम्स के लिए जमीन नहीं उपलब्ध करा रही थी और एम्स तभी स्थापित हो पाया जब अखिलेश यादव जी ने एम्स के लिए बहुमूल्य चीनी मिल की जमीन सरकार को दी, तब एम्स स्थापित हुआ। रायबरेली में बड़ा जिला महिला चिकित्सालय बनाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। बड़े 16 पीएससी और सीएससी बनाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक भी परियोजना बता दें, चाहे वो विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत अखिलेश यादव जी की सरकार में इसी रायबरेली में 750 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण 2012 से 17 के बीच में समाजवादियों ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बता दें 2017 से 2022 तक कौन सी एक परियोजना रायबरेली को उन्होंने देने का काम किया। रायबरेली को कौन सी परियोजना दी, इस बात को लेकर के लोग जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम जनता के पास चलेंगे और जनता से ये पूछने की तैयारी करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पास क्या हैं इन पार्टियों के लिए सवाल, या फिर वो जाति और धर्म की इसी राजनीति में कहीं खो गई है और इस बार भी उसके पास कोई सवाल नहीं, वो भी लहर देख रही है और बहते पानी में वो भी अपना हाथ साफ करेगी। आप देख रहे हैं वोट युद्ध रायबरेली की धरती से। क्रांतिकारियों की धरती रही है और बड़ी बात यह है कि उन्नाव से लगा हुआ बैसवारा, और जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ बेनी माधव सिंह जो राजा थे, उन्होंने 18 महीने तक अपनी सत्ता कायम रखी। अंग्रेजों को रुला दिया उन्होंने, अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए इस रायबरेली पे। तो ऐसा स्वर्णिम इतिहास है इस रायबरेली का, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और वर्तमान परिदृश्य तक। अब हम जनता से बात करेंगे और पूछेंगे उससे कि मुद्दे नहीं, उसके पास सवाल क्या हैं। जिस तरीके से चुनाव के समय पर जब कैंडिडेट्स इनके दरवाजे पर आएंगे तो ये क्या पूछेंगे उनसे, बताइए। आपका नाम? सुरेश पटेल। क्या सवाल हैं आपके? हमारा सवाल मौजूदा सरकार से, भाजपा सरकार से ये है, ये 2 चीजों में बहुत दम भरते हैं। एक तो गुंडा राज पे, इनका कहना है कि मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने गृह मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनका माफिया क्रिकेट खेल रहा था, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया। दूसरी बात, ये राष्ट्रवाद पे बड़ा दम भरते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। पुलवामा हमला इनके शासनकाल में हुआ और ये आज तक पता नहीं लगा पाए कि इतना बड़ा विस्फोटक कहां से आया, आज तक नहीं बता पाए। ठीक है, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सपोर्टर होते हैं या जनता के बीच में भी सपोर्टर होते हैं, वो भेद नहीं कर पाते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, इसमें अगर हम लोकसभा या देश का मुद्दा लेकर के आएंगे तो रायबरेली की कहां जाएगा, ये रायबरेली कहां जाएगा। आप बताइए। आप तो खैर आपने जो हुलिया रखा है उससे स्पष्ट है कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ईमानदारी से बताइए कि बीजेपी नहीं, अगर विनय द्विवेदी जी यानी कांग्रेस वाले जब आपके दरवाजे आएंगे, आपके पास कोई सवाल है इनके लिए? कोई सवाल नहीं उनके, कोई सवाल नहीं है। बीजेपी वालों के लिए तो होगा। महंगाई सबसे बड़ी बात, महंगाई सबसे बड़ी। इनसे पूछेंगे कि गांव में गैस, पेट्रोल, खाद, कौन से ऐसे पदार्थ है जो आज मार्केट में सस्ता है। हमें सब लोगों को सबसे बड़ी महंगाई की तो समस्या है। खाद नहीं मिल रही किसानों को, एक महंगी भी है और मिल भी नहीं रही है, और उसमें से कम भी कर दिया गया है। वैसे एक चीज बता दीजिए जल्दी से, विनय जी को वॉकओवर क्यों दिया सपा ने?
उनको हमने वकवा के दिया। सत्ता में कौन है? जो सत्ता है में उसी से तो पूछा जाए। मतलब वो सत्ता में आ भी नहीं रहे, ये भी आपको पता है? जी ठीक है विनय जी, आप ध्यान रखिएगा, ये चेहरा देखिए आप जनता का ही है। आप बताइए भाई, क्या मुद्दे हैं रायबरेली के? सर सबसे पहले तो सत्ताधारी दल से हम ये पूछना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन को इन्होंने बंद किया तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक। अगर इनके राजनेता पुरानी पेंशन पाते सारे जवाब हैं, आपको देने, नोट करते चलिए। अगर इनके नेता मंत्री विधायक पुरानी पेंशन पाते हैं तो सरकारी कर्मचारी जो 30-30 साल पूरी नौकरी करता है वो पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? और दूसरी चीज, अभी नगर पालिका की बात कर रहे थे, मैं तो यहाँ शहर में रहता हूँ और यहाँ 40 साल हमको हो गए रहते हुए। अभी शहर के अंदर मेरे घर के बाहर जो है सीवर लाइन नहीं है। ये है नगर पालिका का हाल। और सत्ता दल से एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोरोना इतना चल रहा था पीक उस पे, तो अप्रैल में जिला पंचायत चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी? कितने सरकारी कर्मचारी नहीं रहे सर? मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। नहीं, आंकड़ा सर नहीं दिखा रहे हैं। बात हो गई। आंकड़ा ठीक सर ठीक नहीं ठीक, दिखा रहे हैं। नहीं नहीं हो गया, समय कम रहता है ना, टीवी की मजबूरी है ये, कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। तो ये जो स्थिति, आपने कुछ बातें उधर से सुनी, अब जरा हम इस हिस्से से भी कुछ सवाल लेते हैं। भाई बताइए, क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि जिस तरीके से चुनाव के समय पर आपके घर जब कुंडी खटखटाएंगे लोग, तो क्या सवाल होंगे आपके? पहली बात तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे भाजपा प्रवक्ता हैं बोल रहे हैं कि गांव में 16 घंटे बिजली मिल रही है। इन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया। अभी हम आपको हमारे साथ चलिए, चाहे प्रवक्ता से चलें, हम आपको दिखा दें बहुत लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है। वो आप सोचिए कैसे आप कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे गैस लेते होंगे, महंगाई की वजह से। उज्ज्वला नहीं मिली आपको? उज्ज्वला नहीं, हमारी बात नहीं हो रही, हम तो गाँव जुड़े लोग हैं। गाँव में भी क्या बटी नहीं पूरी? सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ, भर नहीं पा रहा। हाँ भर नहीं पा रहा। ये एक मसला। ठीक ठीक ठीक, हो गया। एक इधर लेते हैं ना आप, सबकी बारी। बताइए आप, क्या मसले हैं रायबरेली के? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के कुछ ही पलों के बाद इन्होंने कहा कि मैं प्रदेश को गड्ढा मुक्त करूंगा। और प्रदेश कितना गड्ढा मुक्त हुआ है ये आप भी लखनऊ से रायबरेली आते तक देख पाए होंगे। जिस सड़क पर आप चल के आए हैं वो तत्कालीन यूपीए सरकार की दी हुई सड़क है जो आज भी चमचमा रही है। और शहर के अंदर घुसते ही गड्ढा युक्त नहीं, गड्ढों में सड़क है। दूसरा है व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर। मैं एक व्यापारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। आए दिन व्यापारी मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है। थाने कोतवाली जाता है तो एक एप्लीकेशन देने के लिए 500, 1000, 2000 रुपए को उसको घूस देनी पड़ती, तब मुकदमे लिखे जाते हैं। सुनवाई नहीं है। गुंडा पुलिसिया गुंडा राज व्याप्त है इस पूरे जनपद में, जिसको मैं देख रहा हूं। और यही हाल लगभग पूरे प्रदेश का होगा। मेरा सवाल इनसे एक और बहुत बड़ा है जो रायबरेली के लिए अहम है, जिस पर ये सभी लोग अभी चर्चा कर रहे थे। 2014 के चुनाव के ठीक पहले एम्स जब बनकर तैयार हुआ और चुनावी अधिघोषणा होने के नाते उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, तो चुनाव बाद उसका उद्घाटन करने के लिए 2017 तक इनकी केंद्र सरकार को क्यों इंतजार करना पड़ा? उसके बाद जब 19 का चुनाव आया तो उसके बाद जब कोरोना महामारी आई तो उनको वहां पे बेड चालू करने की प्रावधान तो किया, लेकिन 930 बेड को 600 के बेड में कन्वर्ट करके, और आज तक सिर्फ ओपीडी में रायबरेली का एम्स है। मैं यह बड़ा सवाल प्रदेश और देश की दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हम और जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप बताइए, क्या है मुद्दे? किससे सवाल लेना पसंद करेंगे जब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आएंगे आपके पास? सवाल हम किसी से नहीं लेना पसंद करेंगे, हम सबके सवालों का जवाब देंगे जिन लोगों ने जवाब दिया है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने 14 से 16 घंटे बिजली का देने का काम किया। आज 23 घंटे 24 घंटे बिजली शहर में है। आपने जो है बताया कि 40,000 रायबरेली में मौतें हुई हैं। पूरे देश में महामारी थी, केवल रायबरेली में महामारी नहीं थी। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे मौतें नहीं हुई? वहाँ पे वो छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहाँ पे मौतें नहीं हुई? वहाँ भी मौतें हुई हैं। पूरे देश की महामारी थी, ये केवल रायबरेली या उत्तर प्रदेश की महामारी नहीं थी। सदर से जो संभावित प्रत्याशी हैं आपके 22 महीने जेल काट के आए हैं। क्यों काट के आए हैं आप स्वयं पूछ लीजिए, जो गुंडा राज पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए मैं बता दूं, 2014 तक केवल नटबुट कसने का काम रेल कोच फैक्ट्री में किया जाता था। आज वहाँ पे संपूर्ण रूप से स्वचालित मशीनों द्वारा पूरा डिब्बा बन रहा है, हम सफ़र के कोच बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। एक दो मुद्दे नहीं है, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं कि जिसपे विपक्ष घेरा जाएगा। जितना आप बता रहे हैं उतना तो आपके प्रवक्ता जी नहीं बता रहे हैं। प्रवक्ता जी ज़्यादा झूठ नहीं बोल लेते हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई सदैव कड़वी रहती है। चलिए ठीक है, आप बताइए सर कि क्या मुद्दे? ठीक है, आपस में नहीं, आपस में नहीं। हाँ ठीक। आपने अभी पूछा था
कि रायबरेली की जनता 19 लाख जो जनता विधानसभा चुनाव पे किस मुद्दों पे वोट करेगी। हम यहाँ के सारे जो भी नेता लोग मंच पे हैं उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये धर्म के नाम पे, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे और ये जातिगत जो वोट मांगे जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे ये कब तक चुनाव लड़ेंगे। तो इसके लिए तो जनता दोषी है ना। मतलब ये नेता क्या करें? आप कहेंगे कि हम पटेल हैं, तो हम कश्यप हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। पूछना है कि ये कब तक इस चीजों को लेके कब तक चुनाव पे ये मांगते रहेंगे वोट। आगे विकास की बात और डेवलपमेंट की बात ये कब करेंगे, कब तक ये रहेंगे? वैसे ठाकुर, पंडित, बनिया और कश्यप, लोध, इन सब के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष भी धर्म हो गया है। सेकुलरिज्म को आप ये मत समझिए कि उसका कोई धर्म नहीं है। सेकुलरिज्म से ज्यादा कट्टर इस समय और दूसरी कोई धर्म में दिखाई नहीं देती। ये चीज जो सेकुलर है वो अपने सेकुलरिज्म को सिद्ध करने के लिए भी पूरा एड़ी चोटी जोर लगाता है। तो फिर कहेगा सेकुलरिज्म, कहेगा सेकुलरिज्म। ये भी एक पक्ष है। बहुत सारे लोग इस बात को भी रखते हैं कि भाई वो तो ठीक है, जातियों में बटे हैं, हम धर्म में बटे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम धर्म से ऊपर हैं, हम सेकुलर हैं, वो सेकुलरिज्म जो कट्टरता है वो कहां जाएगी? भाई आप बताइए कि अभी जनता के बीच में ये बात उठी कि हम कब तक जाति और धर्म में बटे रहेंगे। भाई नेताओं का तो काम है कि बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी ये सूट करती है। उनको सफल थे, बहुत देर तक नेताओं की पार्टियां भी सफल नहीं, तो ये फॉर्मूला आजमाया हुआ है, यही चल रहा। जनता भी अब जागरूक हो गई है और जो धर्म जात के नाम पे ठेका लेके बंटवारा करके अपनी गद्दी मजबूत करने का काम करते थे, उन नेताओं को भी अब जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अब जनता भी जागरूक हो गई। इस बार जो रायबरेली का चुनाव विधानसभा का होगा वो महंगाई पे होगा, यहाँ के विकास को लेकर के होगा। जिस तरीके से किसान परेशान है, आज खेती उपज से लेके व्यापार तक, मंडी तक अराजकताओं का बोलबाला है। किसान मर रहा है, उसको अपनी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, उसका शोषण हो रहा है। जानवर पूरी खेती नष्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता पूछेगी, हर दल के लोगों से पूछेगी और जो जनता की समस्याओं का निराकरण करेगा, इस बार रायबरेली की जनता उसके साथ रहेगी। ये बात है, बीजेपी को ये दो चीजें खासतौर से जब ग्रामीण इलाके में वो आएगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब चाहिए भी होगा कि एक तो जो अन्ना पशु हैं, हाँ, उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और दूसरा जो महंगाई की जहाँ तक बात है, तो महंगाई अगर बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार मुफ्त के राशन और बाकी चीज़ें भी दे रही है, तो इसका जो बैलेंस है वो जनता के बीच में कहीं से दिखाई नहीं देता है। मतलब लोगों की अपनी तरह की एक ये समस्या रही जाती है। हम विजय जी से समझते हैं। विजय जी, दो चीज़ें हैं इसमें, पत्रकार होने के नाते मैंने भी ये महसूस किया, इसलिए मैंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि वो ठीक है, धर्म में हिंदू मुसलमान कर लीजिए या जातियों में ठाकुर पंडित बनिया वगैरह वगैरह। अभी जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं ये भी बड़े कट्टर हैं। ये बिल्कुल आपको मनवा के छोड़ेंगे कि नहीं सेकुलरिज्म से बढ़िया कुछ है नहीं, जबकि हकीकत ये है, ये हमारे दर्शकों के लिए, सेकुलर शब्द हिंदुस्तान के संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। यह शब्द इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जोड़ा था। विद्रोही जी। जी देखिए, सेकुलरिज्म का जो सवाल है उसको डिफाइन करने का भी जो तरीका भाजपाई तरीका है, उस तरीके से आप उसको मत समझिए। सेकुलर बने हैं कि मैं बीजेपी की बात नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए सेकुलरिज्म को जब परिभाषित करते हैं तो वो बताते हैं कि हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग। नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूं ना सेकुलरिज्म को किस नजरिए से। सेकुलरिज्म माने दूसरे धर्म का नाम भी नहीं, व्यक्ति सेकुलर नहीं होता है, स्टेट सेकुलर होगी। व्यक्ति सेकुलर हो नहीं सकता है, उसकी अपनी आस्थाएं हो सकती है, किसी की भी कोई आस्था हो सकती है, तो व्यक्ति सेकुलर नहीं होता है। सेकुलर होती है स्टेट, और इस देश की स्टेट कम्युनल हो गई है, इस देश की स्टेट कास्टिस्ट हो गई है। तो जब स्टेट कम्युनल हो जाएगी तो सोसाइटी का कम्युनल डिवीजन करेगी, स्टेट कास्टिस्ट हो जाएगी तो सोसाइटी का वो कास्टिस्ट डिवीजन करेगी। एक जनता से सवाल आया था, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ध्यान होगा इनमें से, तो बहुत हम लोग चूंकि पत्रकार हैं। मनोहर लोहिया साहब कहते थे जाति है जो कभी नहीं जाती,
जी। तो लोहिया साहब जब उस दौर में ये बात कह रहे थे, हम 21वीं सदी में खड़े होकर के भी वही बात करें, हम कहां क्या बढ़े हैं? तो मैंने शुरू में कहा विकास माने तो ये है कि एक पॉलिटिकल शगुफा है जिसको हमारे वर्तमान सरकारें जुमला कहती हैं। तो विकास माने जुमला, विकास माने खुद वाला है, खुद के लिए है, अपना हिसाब किताब है। वो 3 लाख रुपए का नकदीकरण है, तो गाड़ी घोड़ा विधायक जी और कोल्ड स्टोर भट्टा, वो वही है कुल मिला के। पीपुल्स कहीं नहीं है लोगों के लिए। वो चूंकि आप देखिए, खासतौर से मैं रायबरेली के परिप्रेक्ष्य में ही आपको मैं एक बात बताऊं कि एक आदमी का नाम लीजिए पिछले 10-15 सालों में जितनी लोग पॉलिटिक्स की राह में दिखाई पड़ते हैं, ये कौन सी सोशल वर्क के जरिए आए, कितने लोग सामाजिक कार्यों के जरिए आए, ये सारे के सारे ठेकेदार हैं। कांग्रेस ने इस यहां पर जितने लोगों का पालन पोषण किया वो सब ठेकेदार, वही ठेकेदार पॉलिटिशियन, कुछ घराने हो गए, वो घरानों के भीतर राजनीति चली गई तो सड़क खा गए, और जो सड़क का तारकोल खाया, उन्होंने गिट्टी खाई, उसके जरिए उन्होंने गाड़ी खरीदी, बंदूक खरीदी, 4 उठाईगीर अपने पीछे बैठाए और उनके जरिए सत्ता जनता के बीच में गए, हम आपके रहनुमा। तो ये फिर भाजपा उसका एडिशन है, समाजवादी पार्टी उसका एडिशन है, और ये जो लेकिन अब चूंकि इस देश के अंदर अभी जो उपलब्ध विकल्प हैं देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने और रायबरेली की जनता के सामने, वो उपलब्ध विकल्प यही है कि भाजपा को रगड़ो और जो सामने दिखे उसके पास चलो, कम से कम जान सुरक्षित रहेगी। अभी ये जो हत्यारों का एक गिरोह इस देश के अंदर इन लोगों ने कम्युनल आधार पर खड़ा किया है, इससे बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे यहाँ पत्रकार बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन रायबरेली से ले जाकर के हो गया, कोविड हो गया, नहीं उस पे ये अपनी तरह से जो विश्लेषण है उसको हम समझा है। बड़ी विद्रोही जी ने बड़ी बात कही है कि बीजेपी को हटाना है, रगड़ना है, इसलिए विकल्प आप हैं, मतलब ये कांग्रेस की तरफ भी नहीं गए, विकल्प आप भी नहीं है। पूछेंगे अभी हम आपसे कि क्यों नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का जोर है, एक अखिलेश युवा नेता हैं, इसलिए माहौल है। लेकिन एक और वो भी था जब 12 से 17 के बीच में इधर अखिलेश यादव ने शपथ ली और वो सरकारी गाड़ी में बैठे, पीछे मंच ही गिर गया। वो भी तो समाजवादी पार्टी का ही दौर था, शुरुआती थी। देखिए, उसकी व्याख्या करना नहीं, बहुत जरूरी। जनता अगर ये कह रही है कि जो अभी सरकारी तंत्र है वहां पर इस तरीके की स्थिति है, तो समाजवादी पार्टी में गुंडाराज लगातार बढ़ता जाता है, इस बात की भी लोगों में एक कहीं गुंडाराज नहीं है समाजवादी पार्टी में। गुंडाराज अगर कहीं है तो आपने विगत 5 वर्ष की सरकार में देख लिया। यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, शाहजहांपुर की बेटी के साथ क्या हुआ। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, जहां आंदोलन कर रहे, अपनी मांग रहे किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसके ऊपर राज्य मंत्री की जीप चढ़ जाती है। जीप चढ़ा करके इस आजाद भारत में किसानों के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें जीप से कुचल के निर्दयता पूर्वक मार डाला गया हो। ये पहले कभी हुआ करता था, जब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज थे, तो यही मुंशीगंज में गोलीकांड हुआ था, तब तो किसान मारे गए थे, तो वो बर्बर थे अंग्रेज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बर्बर हो जाएगी कि हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो देश के सेवक हैं, जो देश चला रहे हैं, उन्हें बर्बर तरीके से जीप से कुचल के मरवाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का गुंडाराज है, ये भारतीय जनता पार्टी का गुंडाराज है कि ठोको मारो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ये कहता है कि ठोको, ये राज है। ठीक है, आप बताएं कि जिस तरीके से विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को लोग एक बार फिर से देख रहे हैं, जैसा अभी विजय जी ने कहा, मतलब इसमें जो फीडबैक आ रहा है, कांग्रेस फिर कहां चूक रही है? प्रियंका जी तो मेहनत कर रही हैं, विकल्प क्यों नहीं है? नहीं, अब मैं तो भाई अपने ज़िले की बात जानता हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता नहीं हूं, तो मुझे उसके तो नहीं है। लेकिन हमारे ज़िले में कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, और अगर आप 10 मार्च को आएंगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाएं आपको कांग्रेस में ही दिखेंगी, इतना मैं जरूर जानता हूँ। क्योंकि जनता काम का वोट देती है, और काम कांग्रेस ने करवाया है। भाजपा ने तो यहाँ केवल बताया ना कि जैसे रिंग रोड है, 1 रुपया बजट नहीं, आप चले जाइए ऐसे ही पड़ा है। 3 एक्सप्रेसवे ऐसे ही, नेशनल हाईवे ऐसे ही पड़े हैं, कोई उसमें नहीं। अभी बताया गया कि 2014 में जिस एम्स की ओपीडी का उद्घाटन हो चुका था, उसमें आज तक हॉस्पिटल नहीं चालू किया गया है।
तो ये उन्होंने सौतेलेपन में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम कहते हैं कि 2019 में जीती थी स्मृति ईरानी जी, बता दें कि कोई एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने दिया हो अमेठी को ही, कहीं कुछ नहीं दिया है। तो जनता इतनी समझदार है। देखिए 5 साल में 1825 दिन होते हैं, 25 दिन जाति धर्म की राजनीति चलती है, 1800 दिन तो आदमी अपने ही उपयोग की चीज़ें देखता है कि शिक्षा में क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य में क्या दिक्कत है, रोजगार से संबंधित क्या है। व्यापारी बेचारे बेहाल हैं। व्यापारियों की यह स्थिति है कि सरकार के जो कुछ अपने 1-2 मित्र हैं उन्होंने वो ऐसा सब पूरे देश का व्यापार मतलब जो है कब्जा किए ले रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को कोई अवसर नहीं, बेरोजगारी चरम पर, हर चीज आप देख लीजिए, अराजकता ही अराजकता है। ठीक है अरविंद जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए इकट्ठा हो गए। 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक तो ये कि जो सरकारी तंत्र था वो अपनी तरह से ऐसा, मतलब जहां घूसपात की बात थी वो बीजेपी के शासन में बढ़ी, ऐसा पब्लिक के बीच से फीडबैक है। दूसरा महंगाई, और तीसरी एक बड़ी समस्या जो खासतौर से गाँव में है, जो अन्ना पशु हैं उनको लेकर के गौशालाओं के लिए अनुदान बहुत गया, लेकिन गौशालाओं में गायों का न तो प्रबंधन हुआ, और फिर अगर वहां हो रहा था तो इतने अन्ना पशु क्यों रास्ते में दिखाई दे रहे हैं? देखिए गौशाला जितना भाजपा सरकार में खुली है और जितना अनुदान दिया गया है, ये बात सही है कि पशु घूमते हैं आवारा पशु, लेकिन जितनी गौशालाएं खोली गई उतना किसी शासन में नहीं खोली गई। और कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ विरोधी तत्व के लोग जो कि जानबूझ करके गायों को जो है को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी गौशालाएं खुली हैं और ज़्यादातर जो भी जो है जानकारी मिलती है उनको अंदर किया जाता है। जहाँ तक अभी सामने से बात आई कि गैस बहुत महंगी हो गई है और गैस मिलती नहीं थी, पूछना चाहता हूँ, गैस जो है 5 साल से पहले हमारे घर की महिलाएं और घर के बुजुर्ग लाइन में लग करके गैस लेते जा करके, आज केवल एक फ़ोन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, केवल गैस आपके घर पे आ जाती है। ठीक है, ये हाँ, लेकिन आज की तारीख में केवल आप एक मैसेज कर दीजिए और गैस आपके घर पे आती है। और एक बात और आई अपराध वाली, आज जितने भी अपराधी हैं, चाहे पूर्वांचल का हो कहीं का भी हो, सारा अपराधी आज जो है जेल के अंदर है और गिड़गिड़ा रहा है, उसकी संपत्तियां बुलडोजर से नष्ट की जा रही हैं। और धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, बड़े और सम्मानित हैं। आप देखिए आयुष्मान योजना है, आज जो है भारतीय जनता पार्टी का ये है कि तो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है, उसको कैसे लाभ मिले। आज हमारी सरकार ये इस तिरस्कार कर रही है कि 5 लाख रुपए तक का आपका पूरा जो है इलाज फ्री हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमाम सवाल हैं, जब जनता के बीच में ये जाएंगे तो इनको जवाब देना ही होगा। और तरह के आरोप जो लगते आए हैं उसको हमने सुना है, समझा है। रायबरेली की जो जनता का मूड है उसको भी समझने की कोशिश की। हमारे सहयोगी विवेक इस समय हमारे साथ में है यहीं पर। विवेक, जो जनता की समस्या है और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की तरफ से जवाब है, उसमें कितनी खाई है, कितना आपको लगता है कि पाट पाएगा ये चुनाव? देखिए बहुत अंतर है। जो अपेक्षाएं हैं वो रोज दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इस चक्कर में बड़े वादे कर दिए जाते हैं जो ज़मीन पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बीच में ये खाई हमेशा रहेगी, अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। रायबरेली स्पेसिफिक अगर हम बात करें शेखर, तो रायबरेली कांग्रेस की विरासत हुआ करती थी, अब नहीं है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जो यहाँ जिला अनुश्रवण समिति की बैठकें होती हैं उसमें से उनको बाहर कर दिया गया है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी उस समिति में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती हैं। जितने विधायक जीत करके रायबरेली से कांग्रेस के आए थे वो कांग्रेस में नहीं है इस वक्त। अब उनको नए सिरे से यहाँ पर प्रत्याशी चुनने पड़ेंगे, तो वो थाती खत्म हो गई है। अब कांग्रेस इसको कैसे बचा पाएगी? प्रियंका गांधी का भी फोकस रायबरेली पर उतना नहीं है जितना सोनिया गांधी के बाद उनका होना चाहिए था। वो लखीमपुर से शायद इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि रायबरेली का विकास क्या है। रायबरेली का विकास इस बात का सबूत है कि अगर सरकार आपकी है तो रायबरेली का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। सोनिया कांग्रेस की सरकार रही तब तक 80 के दशक में रायबरेली का अच्छा विकास हुआ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जाती रही और फिर यहाँ का विकास रुक गया।
उत्तर प्रदेश के बाद जो सरकार, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नवासी के बाद रही, उनका केंद्र सरकार से हमेशा टकराव चलता रहा। ये एक अजीब विडंबना है उत्तर प्रदेश की। चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, मायावती रहे हों, अखिलेश रहे हों, और चाहे वो कल्याण सिंह रहे हों, इन सब का अपने अपने ज़माने की केंद्र की सरकारों से टकराव रहा। मायावती, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव यूपीओ को समर्थन करने के बावजूद उनका टकराव से चलता रहा। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। 2007 में रायबरेली में एम्स की घोषणा सोनिया गांधी ने की थी। मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2018 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बदली, अखिलेश यादव आए तो जमीन दी गई, तब भी यूपीए की सरकार थी, फिर काम कुछ नहीं हुआ। आज 2022 है, यानी 2007 से 22 15 साल हो गए। एम्स चल जरूर रहा है, लेकिन वो अभी अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं चल रहा है। वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता है और बेड्स की संख्या और डॉक्टरों की संख्या भी 30-35% है। 2014 में गोरखपुर एम्स का उद्घाटन का शिलान्यास की बात हुई और आज वो एम्स फुल फ्लेजेड काम कर रहा है। तो एक 15 साल में नहीं बन पाया पूरी तरह से और एक 5-7 साल में बनकर ये बताता है कि रायबरेली के साथ क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, हम बिल्कुल अब आखिरी हिस्से में हैं, इसलिए अब सवाल और जवाब से आगे बढ़ते हुए इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो कुछ इसी तरीके का है कि ऐसा नहीं है कि जनता को जाति, धर्म या अलग अलग मसलों में उलझाने के बाद जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो शांति से बैठ जाते हैं। आप इसमें उलझ गए और उधर खेल चल रहा है। जैसा अभी ये बात सामने भी आई कि एक एम्स 5 साल में बनकर तैयार होता है और एक 15-20 साल में भी बनकर के पूरा नहीं तैयार होता है। तो ये जो आपस की रंजिश है और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, उसमें ये बात कहीं ना कहीं समझने लायक है कि इन राजनीतिक दलों की चक्की में जनता पिसती है और पिसी हुई जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब से जूझती है और जूझते जूझते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देती है। और उस भगवान भरोसे छोड़ने के बाद राजनीतिक दलों का काम ही दरअसल आसान होता है। वो वापस उसी भगवान को सियासत में लाते हैं और अपनी अपनी तरह से राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली की धरती, जो वास्तव में एक नज़ीर पूरे देश के लिए हो सकती है या थी, उसको कहीं पीछे छोड़ते हुए कोई डबल इंजन की सरकार अपने दम पर अपनी तरह से इसे आगे बढ़ाने की बात करती है, जो पूरे प्रदेश के लिए बात होती है। और फिर एक उदाहरण ऐसा भी मिलता है कि तुम अलग हम अलग, यानी केंद्र में किसी और की सरकार और राज्य में किसी और की सरकार। तो फिर ये हिस्सा जनता के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो 2022 में किस तरीके का फैसला लेती है। स्वार्थी अगर राजनेता हैं तो जनता को भी होना चाहिए और अपने स्वार्थ को जाति या धर्म में मत टटोलिए, पलट करके सवाल करिए और जवाब लीजिए और फिर अपना वोट कास्ट कीजिए। एक ही मौका है 5 साल में आपके पास, बाकी आप जिसको भी सौंपेंगे उससे जवाब लेने के लिए फिर आपको 5 साल ही इंतजार करना होगा। रायबरेली से शेखर त्रिवेदी का न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार।